नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है ईडी, जी हां, प्रवर्तन निदेशालय, जो लगातार विपक्षियों पर भ्रष्टाचार के विरोध में लगातार कार्य कर रही है। और इसी बीच संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और राज्यसभा से सांसद हैं, उनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। 5 दिन की जो रिमांड है ईडी को मिल गई है और आरोप है कि जो दिल्ली शराब नीति है उसमें उन्होंने घोटाला किया और कथित तौर पर उन्होंने इनडायरेक्टली कुछ जो शराब कारोबारी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया। इस पर क्या कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, आइए जानते हैं। आज हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मथुरा से आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है अभी न्यूज़ में आपका। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, इसे 2024 के चुनाव को देखते हुए चलें या भाजपा की जो भ्रष्टाचार विरोधी नीति है उसको देखकर चलें? धन्यवाद। देखिए, हमारे लिए कोई नया मसला नहीं है। आप जानते हैं, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तभी से विचलित हैं, परेशान हैं और ये 40 से ज़्यादा अलग अलग मसलों पर आम आदमी पार्टी की सरकार की जांच कर चुके हैं। आपको पता है, हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर पे भी छापा डाला जा चुका है सीबीआई द्वारा और 40 से ज़्यादा विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन अब तक किसी भी मसले में कोई भी कमी, त्रुटि, भ्रष्टाचार, अपराध आम आदमी पार्टी का नहीं निकला है और हमें पूरा विश्वास है कि इस मसले पे भी कुछ नहीं निकलेगा। जो ये कथित भ्रष्टाचार, ये घोटाला जो जिसको ये बता रहे हैं, जब उसने शुरुआत में बताना शुरू किया तो इसको 10,000 करोड़ का बताते थे, फिर 4,000 करोड़ का बताना शुरू किया, फिर 200 करोड़ का बताना शुरू किया। तो ये नए नए आंकड़े बदलते रहते हैं और बढ़ा घटा के उसको बताते रहते हैं। दूसरा, अभी संजय सिंह जी जो हमारे राज्यसभा से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रखर वक्ता हैं, पूरे देश में मोदी जी का जो सबसे अधिक विरोध कर रहे हैं उन नेताओं में संजय सिंह जी का नाम है। और संजय सिंह जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर राज्यसभा में ये बात कहा था कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। अडानी जी से जो साठगांठ है मोदी जी की, उसको उजागर करना, कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और अलग अलग मुद्दों पर उनकी कलाई खोल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है उनको देख देख के रात को मोदी जी को सपने में भी संजय सिंह जी आते हों। उन्हें बहुत खटक रहे थे और हम सब जानते थे कुछ ना कुछ ऐसा ये चीज़ें करेंगे। हमें 100% विश्वास है कि हमारा जो नेता है वो जैसे कुंदन आग में तप कर निखर कर आता है और हमारे सारे नेता ऐसे ही निखर कर आएंगे और आम आदमी पार्टी की विस्तार करने में ऐसी घटनाएँ बहुत सहायक होंगी। जनता से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम जब जनता में जाते हैं तो सारे लोग यही कहते हैं कि भैया, पहली बात तो ये है कि उन्हें सबको विश्वास है, गांव तक में ये चर्चा है कि आप बीजेपी को अगर कोई हराएगा तो आम आदमी पार्टी हराएगी, मोदी को कोई हराएगा तो केजरीवाल जी हराएंगे। ये बात उन तक भी पहुंचती है तो उनके जाहिर सी बात उनके मरोड़ उठते होंगे। और संजय सिंह जी तो उनको दिन रात सताते होंगे, सपने में भी संजय सिंह जी आते होंगे। तो ये कोई हमारे लिए कोई अप्रत्याशित नहीं है, ये सब चलता रहेगा और हम इसमें निखर के आएंगे, आप देखेंगे। और इनकी जो सत्ता है, तानाशाहीपूर्ण सत्ता है, उसको उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा एक तरफ कहती है कि पूर्व की जो सत्ता थी उसमें एजेंसियां जो है आज़ाद नहीं थीं, आज के समय पे आज़ाद हैं। इस वजह से वो लगातार उन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही हैं जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया है, उसके या उनके पैसों का घोटाला किया है। वहीं भाजपा का ये भी कहना है कि 2014 से पहले अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा कर देख लें तो घोटाले की जो है हेडलाइन चलती रहती थी, लेकिन अब आपको घोटाले की एक भी हेडलाइन दिखाई नहीं देती है, क्योंकि भाजपा की जो सरकार है वो पारदर्शिता तरीके से कार्य कर रही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। पहली बात, किस तरीके के घोटाले उजागर कर रहे हैं उसको देख लें। लगभग 15 महीने हो गए ईडी को इस कथित घोटाले को एफआईआर दर्ज किए हुए। अभी 3 दिन पहले ही मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कोई भी सबूत आप आज तक ला नहीं पाए, सिर्फ मौखिक जवानी खर्च पे आप इस केस को लटकाए हुए हैं और ये केस ऐसा है जो पहली ही सुनवाई में ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो उनकी काम करने की शैली है, तत्परता है और इससे पता भी चल रहा है। दूसरा, मीडिया मैनेजमेंट में आपने बोल दिया, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज की तारीख में 90% जो चैनल हैं वो अडानी जी, अंबानी जी के चैनल हैं और ये देश, सच बात ये है कि ये देश जो आज चल रहा है वो अडानी अंबानी जी के चल रहा है। मोदी जी के घर के चैनल हैं, वो चाहे जो दिखाएं चाहे ना दिखाएं। मणिपुर का मुद्दा 100 दिन तक तो मीडिया से गायब रहा। आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर में जब कोई एनकाउंटर चलता था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो लाइव चलाते थे, 10-10, 15-15, 20-20 घंटे लाइव चलता था एनकाउंटर। आज क्या चलता है? आज 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। और उसकी स्क्रिप्ट क्या होती थी? पहले बोलते थे कि इसलिए आत्मघाती हमले हो रहे हैं, इसलिए सेना पे हमले हो रहे हैं क्योंकि उनका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है।
जो अब घटना जो होती हैं उसमें कहते हैं कि अब ये फ्रस्ट्रेटेड होकर हमले कर रहे हैं। मीडिया तो उनकी सुबह से शाम तक स्तुति गा रही है, भजन कीर्तन चल रहे हैं। आप जैसे न्यूज़ पोर्टल हैं, यूट्यूब चैनल हैं जो सच्चाई दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं, और जो हिम्मत कर रहे हैं उनके साथ भी क्या क्या किया जा रहा है पूरे देश के सामने है। उनका गला घोटने की कोई कोस कसर तो नहीं छोड़ी जा रही है। इनके अगर हाथ में हो तो कल ही सारे न्यूज़ चैनल बंद करा दें। कल ही सारे जो यूट्यूब पे जो चैनल चल रहे हैं, जो सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं, समालोचना कर रहे हैं व्यवस्था की, आलोचना की बात नहीं कर रहा हूँ, समालोचना कर रहे हैं व्यवस्था की, वो उनको खटक रहे हैं। बात करें तो इंडिया गठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप सोच रखते हैं और क्या भविष्य इंडिया गठबंधन का हो सकता है? आगामी लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं, कुछ ही समय रह गया है जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बच जाएगा। तो क्या इंडिया गठबंधन जो है कुछ नया कारनामा कर पाएगा इस बार? देखिए, पार्टियां बनती हैं, पार्टियां बिगड़ती हैं, गठबंधन बढ़ते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये सब कुछ जो होता है वो जनता की चाहने से होता है। ये स्पष्ट है, आज की तारीख में स्पष्ट लकीर खिंच गई है। दो ही तरीके के लोग भारत में रह रहे हैं, एक बीजेपी को चाहने वाले, एक बीजेपी को ना चाहने वाले। जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं उनकी संख्या 60% 65% है पूरे देश में, और उनका अघोषित दबाव है सारी पार्टियों के ऊपर कि आप सब लोग मिलकर लड़ें। और बीजेपी के जो तानाशाही राज है, और आप जब ये नहीं रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके भ्रष्टाचार की कितनी लंबी लिस्ट आएगी। और अब तक के 70 साल में जितने भ्रष्टाचार नहीं हुएंगे, जितना लूटा नहीं गया है, वो जो कहते हैं ना 70 साल में पहली बार, तो इसमें भी 70 साल में पहली बार ऐसा जुमला साबित होगा। ये बहुत ही ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। तो जैसे मैंने बताया, गठबंधन जनता के चाहने से बन रहा है, पार्टियाँ चाहे या ना चाहे। हम सब जानते हैं सैद्धांतिक तौर पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे विरोधाभास हैं, लेकिन बीजेपी को हराना चाहती है भारतीय जनता। वो चाहते हैं कि पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें और बीजेपी को हराएं। इसलिए हम लोग सारे लोग साथ में आकर बीजेपी को हराने के लिए, एक कैंडिडेट देने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब मथुरा बात करें तो मथुरा से आम आदमी पार्टी का राज्यसभा, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा जो सांसद प्रत्याशी है वो कौन चेहरा हो सकता है? अभी तो घोषणा नहीं हुई है, अभी इसमें थोड़ा देर है। हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं। मैं महानगर अध्यक्ष हूँ। ऑलमोस्ट सारे ही वार्डों में हमारा संगठन तैयार है, और हमने 70 वार्ड 70 समाधान करके एक प्रोग्राम अपना चलाया हुआ है कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। बहुत सारी हम लोग समस्याओं को, जन समस्या को उठा रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज़ में है, और उसके बाद में उसमें आप लोगों को भी सहयोग आपसे लिया जाएगा। तो हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। लोकसभा में जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा, हमारा प्रत्याशी होगा तो बाकी सारे लोग हमारा सहयोग करेंगे, और कांग्रेस का प्रत्याशी होगा या लोकदल का होगा, इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, हम सब लोग मिलकर उनकी ताकत बनेंगे, बढ़ाएंगे और उनका सहयोग करेंगे। जी, बात करें तो इस समय देश में जो माहौल बना हुआ है वो चुनावी माहौल है, क्योंकि आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 राज्यों को फटकार भी लगाई है इसके लिए, क्योंकि वहाँ मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। इस पर जवाब मांगा है, जिसमें सब फटकार लगाई गई है राजस्थान सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को, और कहा गया है कि आप जो घोषणाएँ कर रहे हैं इससे लगातार जो है राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने बीते कुछ दिनों में ही 4 बार कर्जा लिया है। तो इसको लेकर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को जहाँ पहले निशाना बनाया जाता था मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने के लिए, वहीं अब उसी तौर पर भाजपा सरकार या फिर अन्य पार्टी ऐसा कार्य कर रही हैं और कर्ज बढ़ा रही हैं? देखिए, हमने पहले भी ये कहा है कि हमारी जो भी योजनाएं हैं उसमें जैसे सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, दिल्ली में, पंजाब में, तो सबसे जो बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा वो शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलेगा। और ये अगर आप संवैधानिक तौर पे भी देखेंगे तो जो शिक्षा व्यवस्था आज भी हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 40,000 करोड़ रुपया बेसिक शिक्षा का बजट है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसकी प्राप्ति क्या हो रही है? हम उससे कुछ दे नहीं पा रहे। पैसा खर्च तो सारी सरकारें कर रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे, हम 1074 बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए सरकारी स्कूल में पढ़कर दिल्ली में। 151 बच्चों का, 155 बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है सरकारी स्कूल में पढ़कर। 32 बच्चों ने एनडीए क्वालिफाई किया है सरकारी स्कूल में पढ़कर। तो हमारी तो जो पॉलिसी है, सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था, दूसरे मुफ्त के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, समानता के लिए समान अवसर शिक्षा को होना बहुत आवश्यक है। प्राइवेटाइजेशन से जो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके बच्चे क्या योग्य नहीं है? क्या उनको आगे तरक्की करने का अधिकार नहीं है? दूसरा, राष्ट्र के तौर पे एक बहुत साधारण सी कहावत है, सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, एक चैन उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी।
तो हमें अपनी कमज़ोर कड़ियों को मजबूत करना है। तो उसके लिए हमें शिक्षा का समान अवसर देना पड़ेगा। किसी पे पैसा है, किसी पे पैसा नहीं है, लेकिन हम उसको सबको समान अवसर देना ये हर सरकार का कर्तव्य है। दूसरा, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, हॉस्पिटल तो यहाँ भी है। आप अपने माँ बाप को ले जाइएगा, लोग आपको जीने नहीं देंगे, आपके रिश्तेदारी ताने मारेंगे कि भाई ये तो मारने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गया है। मथुरा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या करता है? सिर्फ आगरा रेफ़र करने के अलावा यहाँ क्या काम होता है? और तनख्वाह अगर लगाएंगे तो हो सकता है हर महीने की तनख्वाह सारे स्टाफ को मिला के करोड़ों रुपए दी जा रही होंगी। लेकिन क्या ये करोड़ों रुपए और सैकड़ों करोड़ बिल्डिंग में लगे क्या आपके काम आ रहे हैं? दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए, कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, अच्छे इलाज की व्यवस्था, ये सरकार का काम है। तीसरा, ऐसे ही जो चीज़ें हैं, आप बिजली के लिए कह सकते हैं मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो जनता पे बोझ बढ़ते ही जा रहा है। पिछले 9 साल में जब से मोदी जी की सरकार आई है, आय में जितनी वृद्धि हुई है उसकी तुलना में खर्चे कई गुना बढ़ गए हैं। ये आप भी अपने निजी जीवन में देखते होंगे। जब इंडस्ट्रियलिस्टों की बात आती है तो हम उसको रीइन्वर्स कहते हैं, उसको छूट नहीं कहते। हर केंद्रीय बजट में लगभग 5 लाख करोड़ का टैक्स एग्जम्पशन होता है, टैक्स का रिव्यूट होता है। उसके लिए तो आज तक किसी ने नहीं कहा है। वो तो कहते हैं कि भाई हम बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, जबकि सबसे उपयोगी जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वो मानव है, व्यक्ति है। उसी से तो राष्ट्र बनता है। उसकी जब भी हम सेवा की बात करते हैं, उसको कुछ सहूलियत देने की बात करते हैं, तो उसको रेवड़िया कहा जाता है। बाकी कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, आनंद फानन में बिना नीति के चुनाव के समय ऐसी योजना बनाना जिसमें सीधा कैश इन्वॉल्व है, निजी तौर पे मैं उसके खिलाफ हूँ। नीति के तौर पे आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत अपने नीचे के लोगों को, जिसको सबसे ज़्यादा सरकार की ज़रूरत है, उसको आप देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। जी बिल्कुल, यही आपके पॉइंट से मैं उठाना चाहूँगा। जैसे कि आपने अभी विकास की बात की, स्वास्थ्य की बात की, जो एक तरीके से रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं उसकी बात की, स्वास्थ्य की बात की, महंगाई की बात की। इस तरीके से विपक्ष जब लगातार केंद्र सरकार को घेरता है, ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि महंगाई को लेकर घेरा, मणिपुर हिंसा जो हो रही है उसको लेकर घेरा, जो देश पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है उसको लेकर जब विपक्षी माहौल बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार, ऐसा कैसा कथित तौर पर कहा जाता है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार एक बड़े नेता पर ईडी का शिकंजा कस देती है और माहौल बदल जाता है, हेडलाइन बदल जाती हैं और पूरा की पूरा जो फोकस है वो केवल ईडी बदल देती है। देखिए, हम पिछले 9.5 साल से देख रहे हैं, मीडिया हेडलाइन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये तो चल ही रहा है। पिछले सवाल में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। इनकी सरकार रेवड़ियाँ नहीं बांटती हैं, ये कहते हैं विकास कार्य करती हैं, स्थायी विकास कार्य करती हैं। तो गुजरात में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कहाँ से आ गया? वहाँ तो इन्होंने किसी को रेवड़ी नहीं बांटी है, ना वहाँ फ्री में पढ़ा रहे हैं, ना स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। उल्टा वहाँ तो जो सरकारी स्कूलें बंद हो रहे हैं, प्राइमरी के स्कूल बंद हो रहे हैं, ना वहाँ फ्री में बिजली देते हैं, ना फ्री में पानी देते हैं। तो फिर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे कर लिया इन्होंने? ये भी एक सवाल है। देखिए, दूसरी बात, जैसे अभी आपने कहा, ये मीडिया मैनेजमेंट पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी ऐसी जो तिकड़म है ये, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। और मैं व्यक्ति के जीवन में जैसे गलतियों से व्यक्ति सीखता है, सामाजिक जीवन में भी समाज भी अपनी गलतियों से सीखता है। लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने मौजूद है। आप यूट्यूब चैनलों पर जाएंगे, जो न्यूज़ चैनल हैं उनकी व्यूअरशिप मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उससे ज़्यादा आ रही है। एक जो सब्सक्राइबर है, एक व्यक्ति के आप 60-70 लाख सब्सक्राइबर बन चुके हैं। उनकी एक न्यूज़ को आप देखें, 24 घंटे में 48 घंटे में 60-70 लाख लोग देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि लोगों का मन में क्या है। दूसरा, मोदी जी को खुद अपने यूट्यूब चैनल का प्रचार करना पड़ रहा है ना। 17 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी 2000-3000 की व्यूअरशिप आने का मतलब क्या है? लोग आपको सुनना नहीं चाहते हैं। जी वही मेरा प्रश्न है, जहां बात मीडिया की आ जाती है। आप लोग लगातार प्रधानमंत्री से प्रेस वार्ता करने की बात कहते हैं कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं एक बार भी उन्होंने प्रेस वार्ता नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आपके कड़े सवालों को जवाब नहीं दे सकते, इसलिए वो प्रेस वार्ता नहीं करते? देखिए, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कटु शब्द बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बहुत अहंकार से भरे हुए व्यक्ति हैं। उन्हें सवाल ही नहीं सुनना पसंद है, मीडिया के द्वारा ही नहीं, उन्हें कोई सवाल सुनना ही पसंद नहीं है। वरना आप देखिए, 9.5 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होना कितनी आश्चर्य की बात है। जबकि आप कोई निजी सवाल तो करने नहीं जा रहे हैं, आप अपने परिवार से, अपने जीवन से सवाल तो नहीं करेंगे। जो लोग प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जो उनके सवाल हैं, वही आप उनसे सवाल करेंगे। इसका आप उनके मानसिक स्थिति देख सकते हैं।
वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। उनकी तानाशाही प्रवृत्ति है, जो वो सोचते हैं और एकमात्र वो ऐसा मानते हैं कि जो वो सोचते हैं वही सही है। इसका तो आप देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन भाजपा ये भी कहती है तानाशाही प्रवृत्ति जो है इंडिया गठबंधन की है, क्योंकि उन्होंने 14 पत्रकारों को बैन कर दिया उनके सवालों से डरकर। क्या करना चाहिए? बहुत लेट किया है। मेरा निजी विचार ये था कि पहले दिन ही करना चाहिए। दो तरीके की समस्या होती हैं। एक समस्या होती है जिसका समाधान आप कर सकते हैं, दूसरी समस्या प्लांटेड होती है जिसके समस्या पैदा करने के पैसे दिए लिए जाते हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ जी। तो जब मीडिया जो निजी उनके मित्रों का मीडिया है वो जानकर पूछकर अन्य नेता को बदनाम करने के लिए, बीजेपी की स्तुति गाने के लिए इतने लंबे समय से काम कर रहा है। आप 9.5 साल तक सो रहे थे। मेरे विचार से तो पहले दिन ही ऐसा करना चाहिए और भर्त्सना करनी चाहिए। हर जनसभा की शुरुआत ही इस बात से करनी चाहिए कि मीडिया जो पक्षपाती रवैया अपनाए हुए है, सरकार का बी टीम बने हुए है, उसकी पोल हर न्यूज़ चैनल हर अपनी जनसभा में खोलनी चाहिए। जितनी जल्दी ये काम करेंगे आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचना शुरू करेगी। देखिए जो तथ्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर लोग तथ्य लोगों तक पहुंच नहीं देंगे तो वो अपने जो विचार बनाएंगे उसमें तथ्यों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक पुराने एक दार्शनिक कांट उन्होंने कहा था, जो नॉलेज है वो री एडजस्टमेंट ऑफ फैक्ट्स है। जो तथ्य होते हैं उनका पुनर्गठन दिमाग करता है और उस तक तथ्य नहीं पहुंचने देंगे तो आप देख ही रहेंगे कि किसी भी नेगेटिव चीज़ के साथ खड़े हुए उन्हें पसंद नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले हमारे 5 जवानों ने कश्मीर में शहादत दी थी, उसके लिए उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई उसके लिए विचार व्यक्त नहीं किए, कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। क्यों नहीं की? ये कुछ भी दुर्घटना के साथ में खड़े हुए दिखना नहीं चाहते हैं। ना मणिपुर आज तक गए हैं और आप सब देख ही रहे, न्यूज़ चैनल पे भी मणिपुर फिर से गायब हो गया है। क्या वहाँ स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं? अभी भी वहाँ स्थिति सामान्य नहीं हुई है, अभी भी जैसी पहले थी वैसी बनी हुई हैं। आज भी वहाँ 5 दिन के लिए और इंटरनेट बैन जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो रहे देश के मुद्दे, लेकिन अब आप आ जाते हैं घूमकर मथुरा में इस समय मुद्दा चल रहा है बांके बिहारी कॉरिडोर का। एक आगरा के व्यापारी हैं, उन्होंने कहा है कि जो उसकी लागत आएगी बांके बिहारी कॉरिडोर की 510 करोड़ की, वो मैं और जो हमारे भक्त हैं वो मिलकर देंगे और पहले ही माह हम 100 करोड़ देंगे, सरकार कॉरिडोर बनाए। इस कॉरिडोर को लेकर आम आदमी पार्टी की और आपकी निजी राय क्या है? देखिए, जब ये मसला चल रहा था तो हमने गुप्त रूप से सर्वेक्षण किया था। मैं उसमें खुद भी शामिल था। वृंदावन में जाकर लोगों से, बहुत सारे लोगों से निजी तौर पे मिलकर हमने उनकी राय ली थी। मैं ये मानता हूँ कि कॉरिडोर के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं है। जो लोग कॉरिडोर के ख़िलाफ़ भी हैं वो उसको बनाने के तरीके के ख़िलाफ़ हैं। पहली बात, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। सरकार जो भी कर रही है वो जनता की रायशुमारी लेने पर, उनकी सलाह मशवरा करने पर, उनकी समस्याओं को पूछने के बाद करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि सारी की सारी योजना बनाई जाती हैं, उसको जब इम्प्लीमेंट करने की नौबत आती है, जब लोगों को पता चलता है होने क्या जा रहा है, आखिरी समय तक लोगों को पता ही नहीं होता कि सरकार करने क्या जा रही है। ना उनसे पूछा जाता, ना बताया जाता, उन पर थोप दिया जाता है, जबकि उनकी रायशुमारी लेनी चाहिए। देखिए, बिहारी जी बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, लोगों की करोड़ों अरबों लोगों की उनकी आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन उनके आसपास भी सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं, उनसे भी लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो एक ऐसा समावेशिक विकास का एक मॉडल बनाना चाहिए जिसमें सारे लोगों की या अधिकांश लोगों की भावनाएं शामिल हों। मैं नहीं समझता कोई भी ये नहीं चाहता है कि वृंदावन में जाम की समस्या वो दूर ना हो। कोई नहीं चाहता है कि वृंदावन में, अगर ये सब व्यवस्था दूर हो जाएंगी तो जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, उनको सुविधा भी होगी, उनको तकलीफ़ों से कम गुजरना पड़ेगा। और गाहे बजाए साल में 1-2 बार दुर्घटना हो जाती है जिसमें लोगों को जान भी जाने का खतरा भी आप देखते रहते होंगे होता है, वो सब भी बचेंगे। ये सब लोग चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से भी चाहते हैं। पैसा मैं नहीं समझता कोई समस्या है, ना तो भक्तों के लिए पैसा कोई समस्या है, ना सरकार के लिए पैसा कोई समस्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिरी सवाल और अहम सवाल, 2024 का लोकसभा चुनाव कितना अहम रहने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए और देश के लिए और भाजपा के लिए? पूरी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है 2024 का। पार्टियों के लिए उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। पार्टियाँ तो 24 में भी लड़ेंगी, 29 में भी लड़ेंगी, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है जनता के लिए, ये देश की दिशा तय करने वाला चुनाव होगा। जो अभी तक चल रहा है, कुछ खास लोगों के लिए देश चलाया जा रहा है। एक एक व्यक्ति की संपत्ति 3-3, 4-4 हज़ार गुना बढ़ गई है। क्या ये रिफ्लेक्शन क्या पूरे कंट्री में हो रहा है? ये आप खुद ही बता दें। आप मथुरा में रहते हैं, कितने लोग आपने देखे हैं मथुरा की जनसंख्या लगभग 20-22 लाख है, जिनकी संपत्ति 3,000, 4,000, 5,000 गुना बढ़ गई हो।
तो देश को समावेशिक जो सबके लिए, जो सबसे नीचे वाले व्यक्ति को प्रमुखता से ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी चाहिए सरकार को। और तानाशाही रवैया जिस तरीके का है, लोगों का दमन करने की कोशिश हो रही है, पार्टियों का, पत्रकारों का, स्वतंत्र विचार रखने वाले लोगों का, तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता की, पार्टियों की नहीं, पार्टी तो संगठन है जनता की आवाज़ उठाने के लिए, ये भारत की जनता की जिम्मेदारी है कि भारत की जनता एक सही दिशा तय करेगी 2024 के माध्यम से, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण भारद्वाज, जो मथुरा से आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, चाहे वो ईडी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, भाजपा सरकार की जो इस समय वर्तमान में नीतियाँ चल रही हैं उसको लेकर हो, और साफ बेबाकी से कहा कि तानाशाही नीति जो है भारतीय जनता पार्टी अपना रही है और 2024 में जनता इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। और मथुरा से जो भाजपा माफ़ कीजिएगा आम आदमी पार्टी का जो सांसदीय चेहरा रहने वाला है उस पर अभी विचार विमर्श नहीं किया गया है। जैसे ही चेहरा होगा, सबसे पहले अभी न्यूज़ आपको बताया कौन सा चेहरा क्या रहने वाला है, किस पार्टी का, तो कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा अभी न्यूज़ के साथ। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।